बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 28 कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जी मेंटेनेबल कोड। मेंटेनेबल कोड दोस्तों एक ऐसा कोड होता है जिसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले लिखा हुआ है मेंटेनेबिलिटी इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट। कहता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी के अंदर जो रोल प्ले करती है ना चीज़, वो आपकी मेंटेनेबिलिटी होती है। यानी आपके कोड को इस तरह का होना चाहिए जिसको हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। कोड इज़ नो एक्सेप्शन, गुड सॉफ्टवेयर आउट टू हैव कोड दैट इज़ ईजी टू मेंटेन। कहता है एक अच्छा सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके अंदर एक ऐसा कोड लिखा जाए जिसको ईजीली मेंटेन किया जा सके, ईजीली समझा जा सके। आगे एक साइंटिस्ट है फॉलर सेज, फॉलर क्या कहता है, ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकती हैं कि फॉलर ने क्या कहा था मेंटेनेबल कोड के बारे में। फॉलर ये कहता है एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो बात है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। कहता है एक जो बेवकूफ़ इंसान होता है ना, जो बिगिनर प्रोग्रामर होता है, वो एक ऐसा कोड लिखता है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, वो एक ऐसा कोड लिखता है डैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड, जिसको ह्यूमन यानी इंसान अंडरस्टैंड कर सके। तो यानी फॉलर ने जो है बड़ी कमाल की बात की कि दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान जो एक ऐसा कोड लिखे जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, तो वो कोड अच्छा कोड नहीं है और वो इंसान बेवकूफ़ इंसान है। जबकि एक इंसान अगर ऐसा कोड लिखे जिसको ना सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करें बल्कि उसको इंसान भी समझ सकें, तो ऐसे कोड को हम मेंटेनेबल कोड कहेंगे और ऐसे प्रोग्रामर को हम गुड प्रोग्रामर कहेंगे कि जिसके कोड को इंसान भी समझ सकते हैं। आगे that is it is not important to write code that works, it is important to write code that works and easy to understand। कहता है ये कोई अहम बात नहीं है कि आपने एक कोड लिखा और वो वर्क करना स्टार्ट हो गया, मतलब वो चल रहा, सही से वर्क कर रहा है। कहता है ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है, लेकिन कहता है ये बहुत अहम बात है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू राइट कोड, कहता है लेकिन ये बहुत अहम बात है कि आपने एक कोड लिखा और वो कोड वर्क भी कर रहा है और उसको ईजिली हम समझ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोड सिर्फ जो है वर्क कर रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ये कोई बला की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब आपका कोड जो है वो वर्क भी कर रहा है और उसको इजीली अंडरस्टैंड भी किया जा रहा है, सो डैट इज़ कैन बी मेंटेन्ड। तो कहता है ऐसा कोड जो वर्क भी कर रहा हो और उसको समझा भी जा सकता हो, कहता है ऐसे कोड को हम मेंटेन्ड कोड कहते हैं। आगे कहता है अगर आप चाहते हो कि आपका कोड जो है मेंटेन रहे, मेंटेनेबल कोड रहे, तो कहता है उसके लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पेपर में आपको सर पूछ सकते हैं कि बताओ मेंटेनेबल कोड बनाने के लिए कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो आपने कहना 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब उन 3 बेसिक प्रिंसिपल के क्या नाम है, तो पहला प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी, दूसरा प्रिंसिपल है क्लैरिटी और तीसरा प्रिंसिपल है जनरलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जनरलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 3 दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप इन 3 प्रिंसिपल्स पर काम करोगे तो आपका जो कोड है वो मेंटेनेबल कोड होगा, मतलब उसको ह्यूमंस भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए और आपको ये बताओ कि ये तीनों प्रिंसिपल्स जो है वो आपके कोड को मेंटेनेबल कोड बनाते हैं। आगे आपको बता रहा है कि सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी क्या करता है। कहता है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी हेल्प इन मेकिंग द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड। कहता है हमारे कोड को आसानी के साथ समझने में हमारी मदद करता है कौन, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी का जो प्रिंसिपल है। जबकि जो तीसरा प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या करता है, फैसिलिटेट्स इजी इन्हांसमेंट टू सॉफ्टवेयर, कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर की इन्हांसमेंट जो फैसिलिटेट है ना, इजी इन्हांसमेंट, उसको इन्हांस करता है बहुत ही आसानी के साथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से किसी भी शक्ल में तब्दील कर सको, ठीक है।
तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके इसमें से एमसीक्यूज बन सकते थे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे, तो इसको आपने मेंटेनेबल कोड वाली कॉपी को अच्छे से करना है। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, वो आ जाता है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड क्या होता है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पेपर में आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है अगर आपको सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं पहले सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड इज अ कोड दैट एक्सप्लेन इटसेल्फ विदाउट द नीड ऑफ कमेंट्स एंड एक्स्ट्रानियस डॉक्यूमेंटेशन लाइक फ्लो चार्ट यूएमएल। ठीक है, ओके। अब मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको समझने के लिए हमें कमेंट्स या फिर डिफरेंट डायग्राम्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये कोड जो है ऐसा कोड होता है जो खुद ब खुद अपने आप को समझा रहा होता है अगले बंदे को। मतलब आप कोड रीड करके समझ जाते हो कि इस कोड का क्या मतलब है। बात समझ रहे हो? तो यानी ऐसा कोड जिसको रीड करके समझ आ रही हो सारी कि इस कोड का क्या मतलब है, उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा कमेंट्स या कोई एक्स्ट्रा डायग्राम्स रीड करने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे कोड को हम सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड कहते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी कि कहता है अगर आपने अपने कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड बनाना है, तो ये तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड की यहाँ तक डेफिनेशन थी। उसके बाद अब वो उसके एट्रीब्यूट्स बताने लगा कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड बना सकते हो। दोस्तों वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, साइज ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड अदर आइडेंटिफायर नेम, स्टाइल ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, मॉडुलरिटी, इश्यूज रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं ना, जो जिनके मैंने नाम बोले हैं, ये तमाम के तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड बना सकते हो। तो पेपर में सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मुझे उन एट्रीब्यूट्स के नाम बताओ जो आपके कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपको ये डिफरेंट जो है मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से जो है इनके नाम सिर्फ याद कर लेने हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब बात आ जाती है फंक्शन साइज क्या होता है। फंक्शन साइज दोस्तों आपके प्रोग्राम को इजी भी बनाता है और मुश्किल भी बनाता है। वो कैसे? अगर आपके फंक्शन का साइज जो है वो लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, मतलब आपके फंक्शन का साइज बहुत बड़ा है, तो आपके कोड को समझना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपका जो कोड है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब उसमें नंबर ऑफ लाइन जो है वो बहुत ही थोड़ी हैं, तो फिर आपके कोड को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे उसने ये भी बता दिया कि अप्रॉक्सीमेटली आपके फंक्शन के अंदर कितनी लाइंस हों और कितने पेजेस का फंक्शन हो। तो वो कहता है आपका जो फंक्शन है शुड नॉट बी लार्जर देन 20 लाइंस ऑफ कोड। क्या मतलब? कोशिश करो कि आपके फंक्शन के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड है ना वो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो कहता है नॉट एक्सीड 1 पेज, और उसकी जो लेंथ है आपके फंक्शन के साइज़ की जो लेंथ है, कहता है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन का साइज़ जो है बेस्ट वो होता है जिसमें उसका जो लाइन ऑफ कोड है वो 20 से ज़्यादा ना हो, और उसका जो नंबर ऑफ पेजेस है लेंथ के लिहाज से वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर उसने ये बात की है, कहता है यहाँ पे 20 लाइन्स का क्या मतलब है। 20 लाइन्स का मतलब ये है कि इतनी ऐसी लाइन्स जो आपकी एक ही दफ़ा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में जो है वो फिट आ जाए। ठीक है, मतलब जिनको हम कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक ही दफ़ा जो है कम्प्लीटली रीड कर लें, हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है, जबकि 1 पेज का क्या मतलब है? 1 पेज का मतलब दोस्तों ये कहता है फंक्शन इतना सिर्फ लेंथी हो कि जो आपके प्रिंटेड पेज पे पूरा आ जाए। प्रिंटेड पेज होता है ना, वो आप अपने प्रिंटर के थ्रू अपना पेज को प्रिंट करते हो, तो कहता है वो जिस पेज पे आप अपना प्रिंट निकालते हो ना, उस पेज से ज़्यादा आपके फंक्शन की लेंथ नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है 1 पेज का। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफायर नेम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये शॉर्ट में आता है तो आपने ये सिर्फ इसकी 2 लाइंस डेफिनेशन लिख देनी है, और अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो फिर आपने इसकी ये डेफिनेशन भी और ये साथ जो 3 मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है एग्जाम्पल की, ये भी आपने साथ इसके कर देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, आइडेंटिफायर नेम क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिफायर नेम also play a significant role in enhancing the readability of program. The name should be chosen in order to make them meaningful to the reader. कहता है आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए आइडेंटिफायर जो नेम होते हैं ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। अब आगे वो कह रहा है कि आपने आइडेंटिफायर का जो भी नेम डिसाइड करना है वो नेम क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल ऐसा मतलब ऐसा नेम जिसको देखकर पता चल रहा हो कि अच्छा ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है।
समझ आ गई बात की। तो यहाँ दोस्तों उसने एक एग्जांपल देखा था, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, जीरो क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैंने इसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने इस एक्स वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नाम दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको मीनिंगफुल नाम दिया एलॉक फ्लैग। एलॉक फ्लैग मीन एलोकेशन फ्लैग, मतलब मैंने कहा इफ अगर एलोकेशन फ्लैग जो है अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो फिर ये इफ कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे देखें हाफ काम हमने अपना आसान कर लिया कि पहले एक्स को देखकर मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अब देखो जब मैंने उसको मीनिंगफुल नाम दिया तो देखो मुझे समझ आ गई कि अच्छा ये लिखा हुआ है कि अगर फ्लैग एलोकेशन की जो वैल्यू है अगर वो 0 के बराबर है, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि ये जो 0 है ये कौन सी वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, न्यू नंबर है, न्यू वैल्यू है, क्या है। तो ये देखें आगे मैंने क्या किया, इस वैल्यू को भी मीनिंगफुल नाम दे दिया, क्या बोला, न्यू नंबर का। ये देखो ज़रा, तो ये जो लाइन है ना, अब देखो ये लाइन कितनी अच्छी हो गई है, मतलब ये लाइन सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड हो गया। मतलब अब इस लाइन को रीड करके मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है, मुझे कोई एक्स्ट्रा कमेंट या एक्स्ट्रा डायग्राम रीड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये देखो यहाँ पे यही चीज़ दोस्तों होती है आइडेंटिफाइड नेम। तो यहाँ देखो मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ अपने जो आइडेंटिफायर थे उनका सिर्फ नेम चेंज किया है, मीनिंगफुल नेम सेट किया, और देखो मुझे सारी समझ आ गई है कि इफ़ अलॉक फ्लैग की अगर एलोकेशन जो फ्लैग है अगर उसकी वैल्यू न्यू नंबर के बराबर है तो फिर मैंने क्या ये इफ़ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो ये दोस्तों मतलब होता है आइडेंटिफाइड नेम का, जब भी आप आइडेंटिफाइड नेम चूज़ करो तो उसको नाम जो है वो मीनिंगफुल देना दो ताकि उससे आपको चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद कोडिंग स्टाइल गाइड कहते हैं जब भी आप कोडिंग को स्टाइल करो तो उसको सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज़ का आप ख्याल रखना चाहते हो, ख्याल आपको रखना चाहिए वो है जी कंसिस्टेंसी। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि कोड स्टाइल के अंदर हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को जो है वो अच्छा करो। जब आप अपनी कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल अच्छे तरीके से मुस्तकिल तरीके से अपनी चीज़ को काम करना, तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है आपके कोडिंग स्टाइल को बेहतर करने और आपके कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, नेमिंग कन्वेंशंस। ये नेमिंग कन्वेंशन दोस्तों क्या होती हैं, नेमिंग कन्वेंशन वाले टॉपिक में सिर्फ आपके कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना वो ये वाली है। पहली लाइन में कहता है हैंगरियन नोटेशन। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन जो है वो एक बेसिकली हैंगरियन नोटेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये बन सकता है कि हैंगरियन नोटेशन जो है वो किसके तौर पर काम कर रही है, तो मतलब वो नेमिंग कन्वेंशन के तौर पर काम कर रही है। उसके बाद या नेमिंग कन्वेंशन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि हैंगरिंग नोटेशन जो है उसको सबसे पहले दुनिया में किसने डिस्कस किया था। दोस्तों उसको जो है चार्ल्स सिमोनाई ने डिस्कस किया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट से ताल्लुक था जिनका। तो ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू मान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट से ताल्लुक रखने वाले एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ल्स सिमोनाई था उसने दुनिया में सबसे पहले डिस्कस किया किसको, हैंगरियन नोटेशन को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आगे, इट इज़ अ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बन सकता है कि बताओ हैंगरियन नोटेशन क्या है। दोस्तों हैंगरियन नोटेशन जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है। अब ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी नेमिंग कन्वेंशन जिसके अंदर हमें हमारे वेरिएबल से मुतालिक तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। उसके बाद दोस्तों हैंगरियन नोटेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम अपने वेरिएबल के नेम को ओनली देखते हैं ना, सिर्फ ओनली देखते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें उस वेरिएबल की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि इस वेरिएबल की डाटा क्या है, इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चल जाती हैं जब हम वेरिएबल के नेम को देखते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमने उसको हैंगरियन नोटेशन में लिखा हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अब दो लैंग्वेज ना, एक है जी आपका ये जनरल नेमिंग कन्वेंशन और नेक्स्ट है आपका स्पेशल नेमिंग कन्वेंशन। तो ये देखो नेक्स्ट आपका आएगा स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन। ये है स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन। तो ये लास्ट पे आपकी दो लैंग्वेज ना, इन दोनों में ये जो ऊपर वाला ना, जनरल नेमिंग कन्वेंशन आपके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मतलब ऐसा नेमिंग कन्वेंशन जो आप जनरली यूज़ करते हो, मतलब हर जगह पे यूज़ करते हो। स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन मतलब ऐसा नेमिंग कन्वेंशन जो आप सिर्फ चंद खास जगहों पर जिनका इस्तेमाल करते हो उसे हम स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं। अब इन दोनों नेमिंग कन्वेंशन के अंदर दोस्तों ये दोनों लैंग्वेज है ना, इन दोनों के अंदर जो पहले वाला ना, अच्छा ये जो पहले वाला जनरल नेमिंग कन्वेंशन है इसके 12 पॉइंट्स हैं, जबकि जो मतलब 12 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, और जो नीचे वाला ना स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन उसके 13 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन के अंदर। अच्छा इनमें जो ये जो पहले वाला ना जनरल नेमिंग कन्वेंशन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
जबकि जो नीचे वाला है स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन उसको भी मैं आपको करवाऊंगा और आपने अच्छे से करना भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो जनरल नेमिंग कन्वेंशन है इसके टोटल 12 रूल्स हैं। ये 12 रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये जनरल नेमिंग कन्वेंशन आपकी लैंग्वेज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें इसके अब नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। दोस्तों इसका जो जनरल नेमिंग कन्वेंशन का जो पहला रूल है वो है जी, नेम्स रिप्रेजेंटिंग टाइप्स मस्ट बी नाउन्स एंड, ठीक है। कहता है सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का नेम डिफाइन करो प्रोग्रामिंग में, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, और उसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उसकी स्टार्टिंग जो है वो आपने अपर केस से करनी है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने वर्ड यूज़ किया लाइन, इसमें देखो जो पहला लेटर है वो अपर केस के अंदर है, ठीक है। और ये एक नाउन भी है, ये क्या है, नाउन भी है, क्योंकि देखो लाइन नाउन किसे कहते हैं, एक किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन जो है वो एक नाउन है। तो ये देखो ये एक नाउन भी है, और इसका स्टार्टिंग अपर केस से हुई है, और ये इसके अंदर मिक्स्ड लेटर जो है वो लेटर यूज़ हो रहे हैं। जैसे देखो ये फाइल प्रीफिक्स है, इसमें मिक्स्ड वर्ड यूज़ हो रहे हैं। देखो फाइल अलग वर्ड है, प्रीफिक्स अलग वर्ड है। तो यानी वो कह रहा है जब भी आप किसी भी चीज़ का नेम डिफाइन करो, तो सबसे पहले ये उसका नेम जो है वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इसके अलावा उसमें मिक्स्ड केस का इस्तेमाल किया जा रहा हो। मिक्स्ड केस मीन मतलब वो अपर केस भी हो और लोअर केस भी हो, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो उसकी अपर केस से होनी चाहिए। दूसरा रूल दोस्तों वेरिएबल के लिए है कि जब भी आप अपना वेरिएबल का नेम, ये जो ऊपर वाला नेम था ये सबके लिए, मतलब आपकी क्लास का नेम रखना है, आपने फंक्शन का नेम रखना है, कुछ भी रखना है, ये सब के लिए कॉमन है। जबकि ये जो दूसरा रूल है ये सिर्फ ओनली वेरिएबल नेम के लिए है। तो कहता है वेरिएबल नेम मस्ट बी इन मिक्स्ड केस स्टार्टिंग विद लोअर केस। कहता है जो आपका वेरिएबल का नेम होगा वो मिक्स्ड केस होगा, मतलब अपर केस भी होगा, लोअर केस भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो उसकी लोअर से होगी। ये देखो जैसे यहाँ पर देखो लाइन, इसका देखो स्टार्टिंग जो है स्मॉल लेटर से हो रही है। फाइल प्रीफिक्स इसकी भी देखो स्टार्टिंग स्मॉल से हो रही है, लेकिन देखो बीच में जो है वो अपर केस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मतलब मिक्स्ड केस आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कुछ स्मॉल कर रहे हो और कुछ कैपिटल कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा रूल, वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मिक्स्ड केस के अंदर होना चाहिए। तीसरा रूल, नेम्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट्स, यानी कहते हैं जब आपने कॉन्स्टेंट्स बनाने हो, उनके नेम डिफाइन करने हो कॉन्स्टेंट्स के लिए, तो कहता है उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑल अपर केस यूजिंग अंडरस्कोर टू सेपरेट वर्ड्स। कहते हैं उसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कि आपका नेम जो है, कॉन्स्टेंट का जो नेम है वो कम्प्लीटली अपर केस में हो। सेकंड, उसमें आपने नेम स्पेस की जगह पे जो है वो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है। जैसे देखो मैक्स अंडरस्कोर आइट्रेशन, इसमें देखो स्पेस की जगह पे हमने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया। कलर अंडरस्कोर रेड, इसमें देखो हमने स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया। चौथा रूल, नेम रिप्रेजेंटिंग मेथड्स एंड फंक्शन। कहता है जब भी आप किसी मेथड या किसी फंक्शन का नेम डिफाइन करो, तो उसमें हमेशा जो है आपका नेम जो है वो एक वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और उसमें जो है मिक्स्ड केस का इस्तेमाल हो। मिक्स्ड केस मीन कि लोअर केस और अपर केस का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग जो है उसकी लोअर केस से हो। जैसे देखो यहाँ पे गेट नेम, इसमें देखो मिक्स्ड हमने केस का इस्तेमाल किया, मतलब देखो कुछ लोअर केस हैं, कुछ अपर केस हैं, लेकिन स्टार्टिंग देखो हमने कहाँ से किया, लोअर केस स्टार्ट किया, और ये एक वर्ब है। गेट नेम एक वर्ब है। ऐसे देखो कंप्यूट टोटल विड्थ, ये भी एक वर्ब है। आगे पांचवा रूल, नेम्स रिप्रेजेंटिंग टेम्पलेट्स। कहता है जब भी आप C++ के अंदर कोई भी टेम्पलेट डिफाइन करो, तो उस टेम्पलेट का नाम जो है वो हमेशा सिंगल अपर केस लेटर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे C जो है मेरे टेम्पलेट का नाम है, D मेरे टेम्पलेट का नाम है। देखो C जो है वो भी सिंगल अपर केस लेटर है, और D भी क्या है, सिंगल अपर केस लेटर है। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल, कहता है जब भी आपने कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना हो, तो हमेशा उसके शुरू पे जो है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। जैसे देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेन विंडो डॉट ओपन, ये देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल फंक्शन है, और उसके शुरू पे मैंने क्या कर दिया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। सातवां रूल, कहता है जब आप अपनी क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाओ, तो उस वेरिएबल के लास्ट पे जो है, सुफिक्स का मतलब होता है लास्ट, तो कहता है उसके लास्ट पे जो है वो अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो। ये कब करना आपने, जब आपने क्लास के प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में कोई वेरिएबल बनाओ, तब उस वेरिएबल के नाम के लास्ट पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो। आठवां रूल, एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स शुड नॉट बी अपर केस व्हेन यूज्ड एज नेम। कहता है जब भी आप किसी भी चीज़ का एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हो ना, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रिविएशन क्या है, HTML। कहता है जब भी आप किसी भी चीज़ का एब्रिविएशन यूज़ करो नाम के तौर पर, तो कहता है हमेशा उसको अपर केस में ना लिखो। यानी जैसे देखो कंप्लीटली आपने HTML को अपर केस में लिखना, बल्कि ऐसे लिखना है, H कैपिटल में
और उसके बाद TML जो है वो स्मॉल में। ऐसे देखो DVD भी क्या है, एब्रीवेशन है। और ये देखो DVD आपने कंप्लीट कैपिटल में नहीं लिखना, इस तरह नहीं लिखना, बल्कि इस तरह लिखना, D कैपिटल में और आगे सारा स्मॉल में, तो इस तरह से। तो कहता है जब भी आप किसी भी चीज़ का एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हो नेम के तौर पर, तो कभी भी आपने उसको अपर केस में नहीं लिखना। नामा रूल, जेनेरिक वेरिएबल शुड हैव द सेम नेम एज देयर टाइप। कहता है जेनेरिक वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो कहता है जब भी आप जेनेरिक वेरिएबल बनाओ तो उसका जो भी नेम आपने रखना है वो उसकी टाइप के नेम जैसा हो। जैसे देखो यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो टॉपिक है, और देखो उसका नेम भी मैंने टॉपिक ही रखा है। तो मतलब जो टाइप का नेम होगा वही आपकी वेरिएबल का नेम रखना है आपने। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि टाइप के अंदर कैपिटल आ रहा है T और नेम के अंदर स्मॉल आ रहा है। 10वां रूल, ऑल नेम्स शुड बी रिटन इन इंग्लिश। कहता है जब भी आप कोई भी नेम लिखो तो वो हमेशा किस में होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। 11वां रूल, वेरिएबल विद अ लार्ज स्कोप शुड हैव लॉन्ग नेम्स, वेरिएबल विद अ स्मॉल स्कोप कैन हैव शॉर्ट नेम। कहता है जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाओ जिसको आपने लार्ज स्कोप के लिए यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा देर तक यूज़ करना है, तो कहता है उसका नेम जो है हमेशा लॉन्ग नेम चूज़ करो, मतलब बड़ा नेम उसके लिए चूज़ करो उस वेरिएबल के लिए। लेकिन कहता है एक ऐसा वेरिएबल जिसका आपका स्कोप जो है स्मॉल है, मतलब जिसको आपने ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं करना प्रोग्राम में, सिर्फ किसी स्पेसिफिक फंक्शन में यूज़ करना है, तो कहता है उसके लिए आप जो है नेम हमेशा शॉर्ट रखो। 12वां रूल, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट एंड शुड बी अवॉइडेड इन मेथड नेम। कहता है जब आप एक ऑब्जेक्ट का नेम रखो तो वो ऑब्जेक्ट का नेम कभी भी अपने फंक्शन के नेम या मेथड के नेम के अंदर यूज़ मत करो। जैसे देखो लाइन मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है, तो मैं अपने इस फंक्शन गेट लेंथ जिसका नाम है उसमें कभी भी अपने इस ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ नहीं करूँगा। जैसे ये देखो यहाँ पे हो रहा है गेट लाइन लेंथ, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये 12 रूल दोस्तों मैंने आपको सिखा दी हैं। ये 12 रूल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे जनरल नेमिंग कन्वेंशन के लिहाज से, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था। अब अगला लैंग्वेज आ गया स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन। इसके 13 रूल्स हैं और ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं जस्ट जनरल बस आपको जल्दी समझाऊंगा, बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? कहता है जब भी आपने अपने कोई भी क्लास के एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो उसके लिए गेटर और सेटर फंक्शन का इस्तेमाल करो। जैसे एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, एम्प्लॉय डॉट सेट नेम, ऐसे। उसके बाद कहता है जब भी आपने किसी वेरिएबल्स बूलियन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना हो एंड बूलियन मेथड का इस्तेमाल करना हो, तो कहता है उसके शुरू पे हमेशा, उसके नेम के शुरू पे हमेशा इज वर्ड का इस्तेमाल करो। ये देखो इज प्रीफिक्स का मतलब पहले, तो कहता है उसके शुरू पे हमेशा इज वर्ड का जो है वो इस्तेमाल करो। जैसे देखो इज सेट, इज विजिबल, लेकिन शर्त यह है कि वो एक बूलियन वेरिएबल हो, वो क्या हो? बूलियन वेरिएबल होना चाहिए। आगे, द टर्म कंप्यूट कैन बी, ठीक है, कहता है जब आप कोई भी एक ऐसा मेथड बनाओ जो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है, तो कहता है उस कैलकुलेशन करने वाले फंक्शन के शुरू में हमेशा कंप्यूट वर्ड का इस्तेमाल करो। ये देखो ये कह रहा है टर्म कंप्यूट, तो कहता है एक ऐसा फंक्शन जो आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमेशा उस फंक्शन के नाम के शुरू पे कंप्यूट वर्ड का इस्तेमाल मस्ट करो। आगे, द टर्म फाइंड, कहता है जब भी आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो फंक्शन आपकी कोई चीज़ फाइंड कर रहा है, कोई चीज़ लुकअप कर रहा है, कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो कहता है उस फंक्शन नेम के शुरू पे फाइंड वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करो। 5वां रूल, टर्म अनिशलाइज, कहता है जब भी आप कोई भी ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो आपकी चीज़ को अनिशलाइज कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है उसकी, तो कहता है उसके शुरू पे जो है वो अनिशलाइज वर्ड का इस्तेमाल किया करो। उसके बाद लिस्ट सुफिक्स कैन बी यूज, ठीक है, कहता है जब आप कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ करो तो उसकी तो खैर है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की लिस्ट का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर यूज़ करो तो कहता है उसके नेम के साथ, उसके नेम के लास्ट पे लिस्ट वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करो। जैसे देखो वर्टेक्स लिस्ट, इसका लिस्ट हमने क्यों यूज़ किया? कहता है इसलिए यूज़ किया कि इसको लिस्ट को देखकर हम समझेंगे कि अच्छा ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। 7वां रूल, एन प्रीफिक्स शुड बी यूज फॉर वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कहता है जब भी आपने एक ऐसा वेरिएबल बनाया हो जो वेरिएबल आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो कहता है उस वेरिएबल के शुरू पे एन लेटर का इस्तेमाल ज़रूर करो। जैसे देखो एन पॉइंट्स, एन लाइन्स, ऐसे। बेसिकली ये वो वेरिएबल है जो आपको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। आगे 8वां रूल, नो सुफिक्स शुड बी यूज्ड फॉर वेरिएबल, ठीक है, कहता है जब आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हो जो आपकी किसी यूनिक वैल्यू को टारगेट कर रहा है, जैसे देखो शनाख्ती कार्ड नंबर यूनिक होता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है, ऐसे ही आपका जो है वो स्टूडेंट आईडी यूनिक होती है। तो कहता है मतलब आप जब भी किसी एक ऐसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो जो कि यूनिक है, तो कहता है उसके लिए हमेशा जो है वो उसके लास्ट पे जो है उसके नाम के लास्ट पे नंबर वर्ड का इस्तेमाल करो। जैसे देखो टेबल नंबर, एम्प्लॉय नंबर,
तो कहता है ये जो नंबर वर्ड है ना, ये हमेशा आप अपने उस वेरिएबल के नाम के लास्ट पे यूज़ करो जो आपके एक ऐसे एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहा है जो कि यूनिक है। आगे आइटरेटर वेरिएबल शुड भी, ठीक है। कहते हैं जब भी आप किसी लूप के अंदर वेरिएबल यूज़ करो, जैसे आप देखो फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो इंट आई, ठीक है। कहते हैं जब आप किसी भी लूप के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो हमेशा उस वेरिएबल का नाम आई, जे और के में से कोई एक वेरिएबल का नाम रख लो। आगे 10th, कंप्लीमेंट नेम मस्ट बी यूज फॉर कंप्लीमेंट एंट्रीज। कहता है जब आप कोई ऐसा नेम कोई ऐसी कंप्लीमेंट एंटिटी बना रहे हो, कहता है उसके लिए हमेशा नेम भी कंप्लीमेंट्री रखो। जैसे देखो आपने चीज़ गेट करनी है तो उसके लिए नेम भी मैंने गेट रखा, सेट करनी है सेट नेम सेट रखा, ऐड करनी तो ऐड रखा, रिमूव करनी तो रिमूव। मतलब कंप्लीमेंट एंट्रीज के लिए कंप्लीमेंट नेम ही यूज़ करो। उसके बाद एब्रीविएशन इन नेम शुड बी अवॉइडेड। कहता है कभी भी अपने फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एब्रीविएशन कभी यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे देखो ये कहता है वो नेम है जिनकी कभी भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं किया। जैसे कहता है कमांड की जगह पे आप उसका शॉर्टकट नेम CMD यूज़ नहीं कर सकते, कॉपी की जगह पे आप CP यूज़ नहीं कर सकते, पॉइंट की जगह पे आप PT यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका आप एब्रीविएशन यूज़ नहीं कर सकते। कहता इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जबकि ऐसे वर्ड जिनका आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो, कहता उसको आपने एब्रीविएशन में ही लिखना है। जैसे देखो HTML ये एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, लेकिन हम इसका एब्रीविएशन ही लिखेंगे HTML। तो कहने का मतलब ये इस रूल के अंदर उसने क्या सिखाया कि यानी आप ऐसे कुछ जगहों पर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एब्रीविएशन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि जिनका हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। तो कहता है इस बात का आप ख्याल रखो। आगे निगेटेड बूलियन वेरिएबल नेम के कहता है हमेशा आप अवॉइड करो। मतलब निगेटेड का मतलब कहता है मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आप कोई चीज़ नॉट के साथ फाइंड कर रहे हो, तो कहता है उसमें कभी भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल ना करो। जैसे देखो इज़ एरर, इसके अंदर आप नॉट का इस्तेमाल ना करो। ऐसे इज़ फाउंड, इसके अंदर आप नॉट का इस्तेमाल ना करो। इसे कहते हैं निगेटेड बूलियन वेरिएबल्स। आगे लास्ट रूल फंक्शन मेथड, ठीक है। कहता है हमेशा कोशिश करो कि जो आपका फंक्शन काम परफॉर्म कर रहा है ना, जो वो वर्किंग कर रहा है, वही सेम नेम उस फंक्शन का होना चाहिए। जैसे देखो मान लो एक फंक्शन है जो कि लाइन ड्रा कर रहा है तो उसका नेम भी लाइन ही होना चाहिए। एक फंक्शन है वो आपका सम कर रहा है तो उसका नेम भी सम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वो नाम काम सम कर रहा है, मतलब कर सम रहा है और आपने उसका नाम रख दिया KST। अब ये अच्छी बात ना हुई। अब देखो फंक्शन जो है सम कर रहा है, आपने उसका नाम KST रख दिया जिसे समझ नहीं आ रही कि ये फंक्शन करके रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो 13 रूल्स हैं स्पेसिफिक के वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।